नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे ख़त्म की थी, जहाँ रितु और उसके पिता अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। उसके माँ के लिए खाना लेकर आते हैं और रितु चहकती हुई अपने घर आती है, जहाँ उसके पिता उसे कॉरिडोर में देखते हैं और देखते हुए रुक जाते हैं और रुककर उसे देख रहे होते हैं, जहाँ रितु बहुत मज़े से नाचते हुए आ रही थी। उसे उसके पिता के ओर ध्यान ही नहीं गया। फिर जब उसने देखा कि उसके पिता उसे देख रहे हैं तो वो थोड़ी खामोश हो गई और सीधे सीधे चलते जा रही थी। जहाँ उसके पिता की नज़रें रितु की नज़रों से टकराई तो उसके पिता इशारों में आँखों के पलके उठाकर इशारों में कह रहे हैं, क्या? जहाँ रितु खामोशी से अपने पिता के बगल से गुज़र रही थी और उसके पिता उसे गुज़रने के बाद वो हंसने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देख उसकी माँ किचन से बाहर आती है और कहती, क्या हो गया? इतने पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? तो वो कहते हैं, कुछ नहीं, बस किसी को झूम झूम कर, मतलब पागलों की तरह नाचता हुआ देख रहा था। किसको? मुझे तो सिर्फ आप ही दिख रहे हो जो पागलों की तरह नाच रहे हैं। आपके अलावा कोई और मुझे तो यहाँ दिख नहीं रहा। तुम्हें दिखेगा नहीं, चिंता मत करो, तुम आराम से खाना खाओ। हाँ ठीक है। आपकी तो क्या? आपकी तो कर रही हो। कुछ नहीं। ठीक है। उसकी माँ किचन में फिर चली जाती है। वो अपना खाना निकालती है जो उसके हस्बैंड उसके लिए लेके आते हैं, छोले कुलचे, और वो बड़े ही प्यार से उन खानों को खाते हुए मज़े ले रही होती है और कह रही होती है खुद से, थोड़ा टेढ़ा है ये इंसान, पर कोई बात नहीं, मेरा ही है। और ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वो खाना खा रही होती है और इधर उसके पिता अपनी बेटी को इतना खुश देख बहुत खुश हो रहे होते हैं और वो भी खुशी खुशी अपने कमरे में जाते हैं और सोने के लिए बेड बनाते हैं। और इधर रितु अपने कमरे में आती है और आते ही दरवाज़ा लॉक करती है, अपने बेड पर उल्टा लेटती है और तकिए को पकड़ती है जो उसके बेड पे पड़ा होता है, और उसे पकड़कर वो अपना मुंह उस तकिए में जैसे घुसा रही होती है और फिर मुंह उठाती है अपना चेहरा, और उसके बाद बहुत खुश हो रही होती है। अभी से जुड़ी हुई हर बात को याद कर वो बहुत खुश हो रही होती है। फिर वो अपना फ़ोन लेती है और फिर उसे एक ख्याल आता है कि अभी विशाखापट्टनम क्यों गया, उसकी लद्दाख में पोस्टिंग है, वो मुझसे क्या छुपा रहा है। ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही होती है और वो सोच रही होती है, कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है। नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। ऐसी बातें सोच रही होती है और साथ में उसे याद आया उसके पिता ने कहा कि वो बताएंगे कि वो कहाँ गया और क्यों गया। फिर उसे ये भी याद आता है कि उसके पिता ने कहा कि वो न्यूज़ नहीं सुनती। फिर वो न्यूज़ ओपन करती है, लेटेस्ट न्यूज़ ओपन करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि भारत से एक टीम जापान भेजी जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आया है जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर गई है जापान में और बहुत ज़्यादा ख़तरा है सुनामी आने का भी वहाँ पे। हालांकि रितु न्यूज़ पढ़ती है और पढ़ते हुए फिर वो एक वीडियो चला लेती है जिस पे लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में डिटेल्स पूरी तरीके से वीडियो में दिया हुआ। वहाँ पे उस वीडियो में दिखाया जाता है, एक रिपोर्टर कहती है कि ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है कि जापान में
इतनी बुरी हालत है कि ऑलमोस्ट जापान की सबसे बड़ी सिटीज़ की हालत बहुत ख़राब है। पता नहीं कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत सारे कंट्रीज़ इस बारे में सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सुनामी आने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, जिस वजह से बहुत सारे कंट्री अपने सोल्जर्स भेजने के बारे में सोच रहे हैं ताकि जल्दी से रेस्क्यू किया जा सके। क्योंकि कहा जा रहा है 24 घंटे टाइम है, शायद 24 से 48 घंटे के अंदर जापान में फिर से सुनामी आ सकती है। मतलब अभी तक तो भूकंप आया है, लेकिन अब सुनामी भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये क्यों हुआ है इसके बारे में हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। इतना ऋतु न्यूज़ सुनने के बाद वो तुरंत अपने फ़ोन को रखती है और सोचती है क्या इसलिए वो वहाँ गया है। मतलब अगर 24 घंटे का टाइम है तो वो अभी जाएगा, और भूकंप आज सुबह आया है। ऑलमोस्ट 12 घंटे तो वैसे ही गुजर चुके हैं और वो भी जाएगा। यानी कि 24 घंटे होने में तो बस कुछ ही टाइम बचे हैं। हे भगवान, क्या वो सच में इस काम के लिए जा रहा है? वो फिर फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बारे में सोच रही होती है, अभी से बात करने के बारे में। फिर ऋतु ये सोचते हुए थोड़ी हिचकिचाती है कि अभी तो उससे बात की, अगर मैं अभी उसे कॉल करूँगी तो क्या ये सही होगा? पर अगर उसे छोड़ो, जाने दो। वैसे भी अब तक तो हाँ, वो बहुत कश्मोकश में रहती है, परेशान होती है, खुद से झिझकती है, कहती है करूं कि नहीं करूं। अगर वो परेशान हुआ तो अगर सच में उसे जाना पड़ा तो ये सब सोच कर वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। और फिर वो कॉल कर लेती है, कॉल करने वाली होती है, लेकिन एक बार करके काट देती है। फिर दूसरी बार कॉल करती है, रिंग होता है, फिर काट देती है। फिर उधर से अभी कॉल करता है और कहता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम मेरे साथ कॉल कट गेम खेलो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो तुम कॉल कट के गेम खेलो। ये कॉल कट गेम क्या होता है? यही कि तुम एक बार कॉल कर रही हो, फिर कट कर रही हो, फिर कॉल कर रही हो, फिर कट कर रही हो। क्या मतलब तुम्हारे पास टाइम नहीं है? मतलब ये है कि मैं जा रहा हूँ। कहाँ? जापान? तो तुमने न्यूज़ सुन ली? हाँ, मैंने सुना वहाँ की हालत बहुत ख़राब है और सुनामी आने के चांसेस भी है। हाँ, हालांकि उनके आसपास बहुत सारे मतलब समुद्र के किनारे बहुत सारी दीवारें हैं जो सुनामी को काफ़ी स्लो कर सकती है, तो चांसेस कम है। और होने के चांसेस भी पूरी तरीके से श्योर नहीं है। मतलब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता सुनामी। फ़िलहाल तो अभी जो लोग दबे हुए हैं उन्हें निकालना ज़रूरी है, इसलिए हम जा रहे हैं। क्यों? तुम ही क्यों? क्या मतलब मैं ही क्यों? मैं इसलिए वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सरकार का फ़ैसला है, और इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि ये इंसानियत के नाते सही है। हम इंसान हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरे इंसान को बचाएं। ठीक है, अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना और सही सलामत वापस आना। मुझे लगा तुम मुझसे झगड़ा करोगी। मैं तुमसे झगड़ा करूं? क्या ये करूंगी तो क्या ये सही होगा?
क्या तुम रुक जाओगे? क्या तुम नहीं जाओगे? ऐसा तो नहीं होने वाला। तो फिर मैं तुमसे क्यों झगड़ा करूं? तुम एक सोल्जर हो, तुम्हें वो सारे काम करने होंगे जो तुम्हारे सीनियर तुम्हें देंगे, चाहे वो सही हो या गलत। तुम उसे ना नहीं कर सकते, और ये तो सरकार का फैसला है। तुम तो उनके खिलाफ जाकर इसे छोड़ नहीं सकते ना। हाँ, मैं छोड़ सकता हूँ। अगर मैं अपने सीनियर को कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहता, तो वो मुझे फोर्स नहीं करेंगे। क्या तुम ये जानकर खुश होगी? नहीं, तुम जाओ और तुम बता दो कि तुम एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हो, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम सही सलामत लौट के आओगे, है ना? प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकूँ और तुम्हारे पास जल्दी से लौट कर आऊँ। मेरा इंतज़ार करोगी ना? हाँ, जल्दी आना। ओके, बाय बाय। फ़ोन कट जाता है और रितु रोने लगती है, और रोते हुए वो कहती है उसके साथ ना एक फ़ोटो खिंचा लेनी चाहिए था। अभी उसे देखने के लिए एक फ़ोटो भी नहीं है मेरे पास। मतलब सच में मैं कितनी स्टूपिड हूँ। इतने वक्त तक उसके साथ एयरपोर्ट में थी, एक फ़ोटो खिंचा लेती तो क्या होता। मेरे साथ लोगों ने कितनी फ़ोटोज़ खिंचवाई, लेकिन मैंने उस इंसान के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाई जिससे मैं प्यार करती हूँ। उसकी एक तस्वीर भी नहीं है मेरे पास। मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। अरे यार, मैंने इतनी बेवकूफ़ाना हरकत कैसे कर दी। छोड़ो, भगवान प्लीज़ उसे सही सलामत मेरे पास भेज दीजिएगा। थैंक यू इतने खूबसूरत पल के लिए। आपका शुक्रिया, आपने मेरे प्यार के साथ मुझे इतना खूबसूरत पल बिताने दिया। मैं उम्मीद करती हूँ ये पल मेरी किस्मत में दोबारा ज़रूर आएगा, और मैं चाहूँगी कि आप उसे हमेशा सलामत रखें। शुक्रिया हर एक चीज़ के लिए, मेरी जान बचाने के लिए भी और मेरे प्यार से मुझे मिलाने के लिए भी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपके बिना नहीं हो पाता ये। रितु गॉड को थैंक यू बोलते हुए मुस्कुरा रही होती है। आंखों में भले उसके आंसू थे और दिल में थोड़ा सा दर्द, लेकिन उस दर्द में उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उसने अपने प्यार के साथ एक खूबसूरत पल बिताया। भगवान का शुक्रिया अदा करके रितु सो जाती है, और फिर सुबह होती है। सुबह उठते ही वो फिर भगवान को प्रणाम करती है और कहती है, भगवान उसे खुश रखना और सलामत रखना, और उसे जल्दी से मेरे पास भेज देना, और अपना ख्याल रखना। आप अच्छे रहोगे तभी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए आप हमेशा अच्छे रहना भगवान जी, क्योंकि आपके होने से सब है। ये बोलकर रितु सुबह की शुरुआत करती है। बेड से उठकर रितु सीधे लिविंग रूम में जाती है और टीवी ऑन करती है, और ऑन करते सबसे पहले वो न्यूज़ लगाती है, जहां उसके पिता उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं कि पहले तो ये लड़की सुबह के 6 बजे उठ गई, ऊपर से ये लड़की उठकर सीधा टीवी चालू कर रही है, ऊपर से न्यूज़ सुन रही है। उसके पिता उसके बगल में बैठते हैं और कहते हैं, क्या ये अभी की वजह से है? जहाँ वो थोड़ी शर्माती है और कहती है, हाँ उसकी वजह से। मुझे जानना है कि अभी सिचुएशन कैसी है, और तुम्हें लगता है कि इस सिचुएशन को जानने के लिए सबसे बेहतर है न्यूज़?
हाँ, वैसे न्यूज़ तो कोई भी तुम्हें दे देगा। क्या कोई भी किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वो यूट्यूब, मतलब जो लोग यूट्यूबर होते हैं या फिर जो सोशल मीडिया में ऐसे बोलते हैं, वो सब, मुझे उन पे भरोसा नहीं है। कभी कभार लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरीके से सही नहीं है। इसलिए थोड़ा न्यूज़ देख ले रही हूँ, क्या पता ये सही हो। मतलब तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं, मैं किसी पे भरोसा नहीं करती। भरोसा करना इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो तुम्हें तो अभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो मैं नहीं करती उस पर भरोसा, पर तुम उसकी फ़िक्र कर रही हो। फ़िक्र करना और भरोसा करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात मुझे भी पता है। अरे पापा प्लीज़ ना, सुबह सुबह मुझसे बहस मत करो, मुझे न्यूज़ सुनने दो। ओहो, तुम तो गुस्सा आ गई। हाँ, तो आप सुबह सुबह मेरे सर पे आकर मुझे लेक्चर दे रहे हो। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे सवाल कर रहा हूँ। मुझे सवाल नहीं कर, जवाब नहीं देना है आपको। आप जाओ ना, आपके पास काम नहीं है क्या? आप जाओ, जाके अपना पूजा वूजा करो। ठीक है, मैं समझ गया। तुम न्यूज़ सुनो, अच्छे से सुनना, दिमाग में हर बात फिक्स कर लेना। रितु के पिता रितु की बातें सुन बहुत हैरान और थोड़े परेशान हो गए, लेकिन फिर वो उठकर रितु के बगल से चले जाते हैं और जाकर नहाते धोते पूजा करने जाते हैं। लेकिन तब तक भी रितु न्यूज़ के सामने, टीवी के सामने बैठी रहती है और न्यूज़ चला रही होती है। हर एक चैनल इधर से उधर करके बस न्यूज़ देखने की, जापान की न्यूज़ सुनने के लिए बेताब रहती है। क्योंकि सुबह सुबह हर तरह के न्यूज़ आते थे, तो एक बार ये चैनल, एक बार वो चैनल, और सब जगह में या तो इंडिया की न्यूज़, भारत की न्यूज़ चल रही है, कहीं पाकिस्तान की न्यूज़ चल रही है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, ये सब चल रहा है। लेकिन जापान का कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो वो बहुत परेशान हो गई थी। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक उसे कोई भी न्यूज़ नहीं मिली और वो पागल हो रही थी। और फिर वो रिमोट को सोफ़े पे पटक कर कहती है, सारे टीवी वाले पागल हो गए हैं, एक भी जापान की न्यूज़ नहीं दे रहे। समझ नहीं आता, ये लोग पागल हो गए हैं या मैं पागल हो गई हूँ? इनके पास दिमाग नहीं है। कल वहाँ पे भूकंप आया, आज सुनामी आने के चांसेस है, और ये लोग वो न्यूज़ ना दिखा करके पता नहीं आलतू फालतू न्यूज़ सुना रहे हैं। जहाँ उसके पिता कहते हैं, हर वक्त क्या एक ही न्यूज़ देगा? ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त एक ही न्यूज़ चले। नहीं, वो बहुत बड़ा न्यूज़ है। कहीं इतने सारे लोग मरे गए या मरे नहीं हैं, दबे हुए हैं। हाँ, जो भी हो, कितना कुछ हो रहा है वहाँ पे, वो सारे न्यूज़ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं आलतू फालतू न्यूज़ चल रहा है। ये भी एक न्यूज़ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी का रेप हो गया, किसी की किडनैपिंग हुई, ये सब भी एक न्यूज़ है। तुम्हें उनके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानकर क्या करूँगी? मैं उनका दर्द ले सकती हूँ या उनकी परेशानियाँ ले सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती उनके लिए। तो फिर तुम जापान के लोगों के लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी नहीं। तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? उसके पिता की बात सुन रितु का मुंह बन जाता है और उसके पिता फिर रितु को बहुत छाड़ते और कहते हैं, तुम किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय प्रे करने के अलावा। इसलिए किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को न्यूज़ कहकर ये मत कहो कि वो सही या गलत है। या तो तुम उसके लिए दुखी हो जाओ या तो उसे इग्नोर करो, पर किसी भी न्यूज़ को इस तरह से क्रिटिसाइज़ मत करो। शुक्रिया आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी आगे भी पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन अच्छा से गुजरे।